आप सभी को प्रणाम। आज बहुत दिन बाद, एक लंबे अरसे बाद मैं कहूँ, मैं एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अब वीडियो रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता। जो लोग मेरे साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति एक ज़िम्मेदारी का आभास समय-समय पर अंतरात्मा में आता है और मुझे ये रिकॉर्डर लेके बैठना पड़ता है। आज एक साधक मिलने आए जो कि मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बिजनौर से। और उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, आपको सुनने की बड़ी इच्छा होती है। एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए जिसमें आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो है शुरू से लेके आखिरी तक पूरी हो। क्योंकि पिछले वीडियोस में भी जो आपने बताया है वो एक जगह पर ले जाके एक बिंदु पर आपने उसको छोड़ दिया था। ये बात सच भी है, लेकिन छोड़ने के अपने कारण थे। क्योंकि लोग बहुत सारी कल्पनाओं में चले जाते हैं। आप जैसे ही कहते हैं कुछ, जैसे ही कोई शब्द बोलते हैं, उन शब्दों के सहारे लोग बहुत सारी कल्पनाओं में चले जाते हैं और उसमें बहुत सारी चूक और बहुत सारी भ्रांतियां फैलने का एक खतरा बना रहता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, आप बोलते कुछ हैं और सामने वाला समझता कुछ है। इसलिए मैंने ये हमेशा ही तय किया था कि मैं एक निश्चित समय पर जाकर ही पूरी यात्रा के विषय में बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि मैं उस बारे में बात करूं। कुदरत इशारा कर रही है और जो लोग आज 5 साल से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रति मेरा दायित्व भी है कि कम से कम उनको तो मैं बता दूं इस जर्नी के विषय में। तो आपको याद होगा कि मैंने पीछे 2 या 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे जिसमें अपनी साधनात्मक जर्नी के विषय में बताया था। और उसमें मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था। आज की इस वीडियो में, क्योंकि जैसा कि अब सच कहूँ तो ये मैं जो साधक आए थे उनके आग्रह पे ही बना रहा हूँ, उनके कहने पर ही बना रहा हूँ। तो मैं उनकी इच्छा रखते हुए, इच्छा का सम्मान करते हुए इस वीडियो को इस भांति रखूँगा सामने कि शुरू से लेके अभी तक की सारी जर्नी जो है, वो आपके सामने आ सके। और जो मेरे साधक हैं, जो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आज भी प्रेम करते हैं, जो आज भी साधना करते हैं मेरी दी हुई, उनको एक सही दिशा मिल सके, एक दिशा निर्देश मिल सके। तो मेरी यात्रा, हो सकता है कि कुछ बातें मैं व्यक्तिगत भी आपसे शेयर करूं। अगर उनका रेलेवेंस लगेगा, नहीं लगेगा तो बात अलग है। यात्रा जो दरअसल शुरू होती है, ये मैं पिछली कहानियों में भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि आज एक पूरा विस्तृत वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को लेके, तो मैं अब सब कुछ ही इंक्लूड करूंगा इसमें। यात्रा मेरी सन 95 के आसपास शुरू हुई, 94-95 में। 94 में मैं कहूँगा, तब शायद मैं 7th क्लास में था। संतोष नाम का मेरा एक फ्रेंड था। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था उसका। तो 7th क्लास में उसने मुझसे 2-3 किताबें इंट्रोड्यूस की। एक नारायण दत्त श्रीमाली जी की थी, प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म। और 10th क्लास में शायद उसने मुझसे योगी कथात्मक भी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था उस टाइम पे योगी कथात्मक में। कुछ हिस्सा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ बोरिंग लगा, तो उतनी समझ नहीं थी तब। प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि उसमें कुछ चमत्कृत शक्तियों की बात थी और श्रीमाली जी ने तारा त्राटक और ये त्राटक काफ़ी चीज़ें बताई, तो उसके विषय में काफ़ी आकर्षण था। फिर वो पढ़ते-पढ़ते मैंने थोड़ा-थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, एक्सपेरिमेंट करता रहा। हल्की-फुल्की अनुभूतियाँ हुई, शरीर का हल्का हो जाना, हल्का-सा प्रकाश दिखना, ये सारी चीज़ें। हाई स्कूल तक आते-आते थोड़ी-थोड़ी परिपक्वता आ गई। फिर श्रीमाली जी की 2-3 किताबें और लाया मैं, मंत्र रहस्य, और पढ़ा, थोड़ा-सा और नॉलेज बढ़ी।
और क्यूरियोसिटी बढ़ी। फिर उनको ही पढ़ते-पढ़ते पामिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया। तो पामिस्ट्री में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जागा, लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैं इतना आगे चला गया था कि लोगों के चेहरे देख के ऐसा कई बार हुआ, एक नहीं कई बार हुआ, कि मैं उनका जो जन्मांक था वो अंदाज़ा लगा लेता था कि ये 9 तारीख वाली पैदाइश का है या 2 तारीख वाला है या 6 तारीख वाला है। मुझे चेहरे के फीचर्स और चेहरा देखकर और बातचीत का स्वभाव देखकर या एग्रेशन देखकर अंदाज़ा लग जाता था और वो करीब-करीब 80% सही होने लग गया था। फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहीं, कई लोगों के हाथों-हाथ देखना शुरू कर दिया, कई लोगों को जो बताया वो ठीक हो गया। उसके बाद में जब इंटर में पहुँचा हूँ, तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक फ्रेंड मिला जिसका नाम था सत्या। वो मैजिशियन था और हमारे यहाँ लखनऊ में एक जादूगर हुआ करते थे फेमस मदन कुंदू, उनके साथ काम करता था वो। उनके साथ जापान वगैरह भी गया था शो के लिए। तो अच्छा मैजिशियन था, काफ़ी ट्रिक्स वगैरह काफ़ी हाथ क्लियर था। उससे बातचीत शुरू हुई तो पहले तो जादू-वादू के विषय में बातें ही हुई और मैजिशियन था तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, उसने कुछ मैजिक वगैरह ट्रिक्स वगैरह दिखाई तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ा। तो शुरू में ऐसा अध्यात्म वगैरह के लिए कोई मेरी रुचि नहीं थी। अध्यात्म के पर्पज़ से नहीं, शक्तियों का इंटरेस्ट था, शक्तियों के प्रति आकर्षण महसूस होता था। तो उससे मुलाकात हुई, फिर मुलाकात फ्रीक्वेंट होने लगी। मुलाकात में ही उसने मुझे बताया कि उसके कोई गुरु हैं दिल्ली में और वो उनसे दीक्षा ले चुका है, साधना करता है और साधना में काफ़ी शक्ति होती है। बहुत सारी बातें बताई उसने, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन और ये सब कुछ। और उसने ये भी बताया कि भैंसे की खाल पे बैठ के मारण करना पड़ता है। तो ये किशोर मन था तब, थोड़ा-सा मैं भयभीत हो गया कि ये तो कुछ मतलब अलग ही हिसाब-किताब है, भैंसे की और हिरन की खाल पे बता रहा है। पहले तो इंटरेस्ट जागा था कि देखें ये कुछ सिखाएगा तो सीख लेंगे, लेकिन जब ये भैंसे-वैसे वाली बात सुन ली तो मतलब कुल मिला के कहते हैं हवा टाइट होना वो हो गई। तो फिर काफ़ी दिन तक मिला नहीं मैं, फिर उससे मैंने अवॉइड कर दिया उसको। लेकिन पता नहीं, शायद वही है, आत्मा की वृत्ति होती है। अल्टीमेटली मन तैयार हुआ कि चलो ये भी देख लेते हैं। डर तो बहुत लगता था, ये सब चीज़ें सोच के आत्मा आत्मा और ये सब कुछ है, लेकिन कहा चलो तैयार होते हैं, देखते हैं क्या होता है। ख़ैर ऐसा कुछ निकला नहीं जो मैंने सोचा था। उसने मुझे दीक्षा दी, ओंकार की दीक्षा दी सिंपल, और ओंकार की दीक्षा लेकर मैं 2 साल तक साधना करता रहा। अच्छा, इस बीच में एक वाक़या और हुआ कि एक दिन वो बैठा हुआ साधना कर रहा था अपने कक्ष में, तो मैं पहुँच गया। तो उसने मुझसे कहा कि पता है अगर तुम साधना करो तो तुम चाहो तो तीसरे नेत्र से जो है तुम्हें मतलब चीज़ें दिख सकती हैं। तुम यहाँ पे हो और तुम कहीं कुछ और का देखना चाहो तो वो दिख सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो अच्छा, उस वक़्त तक मैं प्रैक्टिकल हिप्नोटिज़्म वगैरह का गाइड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैंने साधना की थी। मतलब आँखें बंद करके बैठ जाता था और या फिर एक बिंदु को दीवार पे देखा करता था बैठे-बैठे, तो वो सब कुछ हुआ था। तो मुझे ये कुछ नेचुरल था कि विज़न्स शुरू से ही आने लग गए थे और बहुत ही प्रोमिनेंट विज़न्स आते थे, जैसे आज की 3D टीवी में दिखाई देते हैं, उस तरह के विज़न्स मुझे दिखाई देते थे। उनका कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई वजह नहीं था। वजह तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं था एज़ सच। कहीं से कुछ भी दिखने लग जाता था। कभी पहाड़ दिख रहे हैं, कभी नदियाँ दिख रही हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, तो कोई कुछ कन्फर्मिटी नहीं थी कि कहाँ से क्या दिख रहा है। तो उसने मुझसे बात की, तो मैंने कहा कि मुझे विज़न्स तो दिखाई देते हैं कुछ-कुछ। तो कहता अभी दिखाई दे जाएँगे। मैंने कहा होपफुली दिख जाने चाहिए। तो उसने कहा अच्छा बैठो, तो मैं आँख बंद करके बैठा। तो जब मैं आँख बंद करके बैठा तो मुझे एक हाईवे दिखाई दिया, हाईवे के किनारे एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दी और बिल्डिंग के अंदर मेरा विज़न गया, तो एक दरवाजे के पास एक बड़ी-सी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग मतलब जैसे आर्टिस्ट बनाते हैं ना, वो कैनवास लगा लेते हैं, उस तरह के कैनवास लगा हुआ था। उसमें कोई चित्र दिख रहा था और वहाँ पे एक बुड्ढे से बुजुर्ग से आदमी दिखे मुझे, लंबे-चौड़े, गोरे से, लंबे यहाँ-यहाँ तक बाल, और वो कोई पेंटिंग बना रहे थे। तो मैंने सत्या को बताया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दी, एक हाईवे दिखाई दिया, सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दी है, एक बाबा टाइप के आदमी खड़े हुए हैं, गोरे से, और वो कुछ पेंटिंग-वेंटिंग बना रहे हैं वहाँ पे। तो वो अजीब-सी नज़रों से मुझे देख के मुस्कुराने लग गया, कहता तुम तो यार सही जगह पहुँच गए। तो मैंने कहा सही जगह?
मतलब थोड़ा कौतूहल भी जागा, सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि अंदर ईगो तो बूस्ट होता ही है। कोई बोलता है अगर कि अच्छे हो गए हो या कुछ अच्छा अजीब से अलग हो गया तुम्हारे साथ, तो ईगो तो बूस्ट होता है, तो ईगो भी बूस्ट हुआ। इतना तो लग गया कि कुछ अच्छी बात ही बताएगा, तभी तो ऐसी आंखों से देख रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि ये तुम गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी के आश्रम पहुंच गए हो। कहता है यहाँ पे ये ऐसे ही हैं गुरुजी मेरे, और ये जो तुम देख के आए हो वहाँ पे आश्रम में गुलजारी लाल नंदा की फोटो लगी हुई है, जैसे कैनवास पे तुमने बताया, और जैसा सीन तुम बता रहे हो सब कुछ वैसा ही है। तो मैं उस दिन तो बड़ा अचंभित रहा, मन में ही मन, जिसे कहते हैं लड्डू भी फूटना, कि यार इतनी बड़ी बात हो गई कि मैं वहाँ पहुँच गया और कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर ये क्रम चलता रहा, करते कराते कुछ ऐसा माहौल बना। हाँ, सत्या के थ्रू ही फिर गुरुजी से बात होने लग गई फ़ोन पे। पहली बार चरण स्पर्श गुरुजी बोला, बड़ी हिम्मत करके डरते-डरते बात की। उम्र भी काफ़ी कम थी उस वक़्त में, 21 साल का था मैं शायद, 21 का भी नहीं था। सन 2000 की बात है। हाँ, तो 19-19 साल का था मैं। और 2000 में ही कुछ ऐसा माहौल बना कि मतलब फिर मैं गुरुजी के पास सत्या के साथ ही गया आश्रम। आश्रम जब पहली बार गया तो मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पास कुछ फ़ोटोएँ पड़ी हैं, कभी अपलोड करूँगा आपको, आश्रम के बाहर की हाईवे की और बिल्डिंग की, और सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसा मैंने सत्या के साथ जब पहली बार उसको बताया था। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ देख के। वैसी ही बिल्डिंग सफ़ेद, वैसे ही हाईवे सामने, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसा ही विज़न देखा था मैंने। बड़ा सरप्राइज़ हुआ मैं। फिर गया गुरुजी के पैरों पे सर रखा। पहले तो जब फर्स्ट टाइम एंट्री की तो इतना श्रद्धा भाव नहीं था। हाँ, तब नमस्ते किया, नमस्ते करके अंदर गया, बैठा रहा, बात-वात करते रहे गुरुजी थोड़ी देर, 10-15 मिनट बात की होगी। लौटते में आया तो पैरों में अपने आप सिर झुक गया, तो पैरों में सिर रख के आया, और तब से ही उनको गुरु मान लिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कहने की। सत्या था साथ में तो ये हो जाता कि सत्या से दीक्षा ले रखी है, और उनको एकदम से सरपास करना और गुरुजी के पास पहुँच जाना, तो एक वो भी था, एक नैतिक जो बैरियर टाइप का होता है, वो भी लग रहा था। तो इसलिए भी नहीं हिम्मत पड़ी। लेकिन फिर जब वहाँ से वापस आया तो 2 साल मैं तड़पता रहा एक्चुअली दीक्षा लेने के लिए गुरुजी से। रोज़ मुझे साधु संतों के सपने आते, गंगा नदी के सपने आते, देवताओं के सपने आते। 2 वर्ष एप्रोक्सिमेट मेरा ऐसे ही बीता कि बाकी सब बातें तो भूल गया कि व्यक्तिगत चीज़ें क्या हैं, क्या पाना है, क्या नहीं पाना है। दीक्षा के लिए बड़ी तड़प, ऐसा लगे कि मान लो दीक्षा मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। कुछ ऐसी मनोअवस्था सी हो गई। पूरे 2 साल मैं तड़पा, 2 साल बाद जाके जो है कुछ ऐसा माहौल बना कि मैं जा पाया, और गया तो दीक्षा लेने के लिए गया। बल्कि शायद 2 बार जा चुका था, तीसरी बार में दीक्षा एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं, इतना लंबा समय हो गया। 2000 की बात है और आज 2022 हो रहा है, तो थोड़ा-सा सीक्वेंस आगे-पीछे हो सकता है घटनाओं का। 2002 में गया, मैंने दीक्षा ली। 2002 में ही जनवरी में, मुझे याद है आज भी, बहुत ठंड थी दिल्ली में। 10 जनवरी 2002 की बात है, और सुबह 10 बजे ही मेरी दीक्षा हुई थी। दीक्षा दी गुरुजी से, अजपा जाप में दीक्षा हुई, और मुझे ये अच्छी बात लगती थी कि मैं देखता था कि गुरुजी ऐसे लेटे रहते हैं और साधना करते रहते हैं। बैठे हुए नहीं देखा कि आसन लगा के बैठे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो वो एक आकर्षण था कि ऐसी ही कोई साधना मिल जाए कि मैं भी ऐसे ही कुछ कर सकूँ। ये बैठने-वैठने वाला सिस्टम मुझसे उतना नहीं हो पाएगा। हालाँकि मैं बता दूँ कि मेरा एक्सटेंडिंग सिटिंग टाइम जो एक बार में मेडिटेशन में है वो 4.5 घंटे का है। मैं 4.5 घंटे लगातार बैठ सकता हूँ। अब नहीं, बैठ सकता था। बैठने को अभी भी बैठ सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं रहेगी बैठने की। वो बैठना-वैठना बॉडी को डिसिप्लिन करने के लिए ठीक होता है, माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए, वरना बैठना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद वापस आया और पागलों की तरह मंत्र करना शुरू कर दिया। पागलों की तरह जो साधना दी थी गुरुजी ने अजपा की, वो करना शुरू कर दी। बड़े जाबड़-जाबड़ एक्सपीरियंस हुए, एक से एक अच्छे एक्सपीरियंस। मतलब मैं क्या बताऊँ, आते ही पहले तो लाइट दिखना शुरू हो गई मत्थे पे, और लाइट भी जैसे हैलोजन चलता है, इस तरीके की लाइट दिखना। अब मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, कोई कहने लगे कि भैया हमको तो नहीं दिखती, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मुझे जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव होने लग गए। बड़ा मन भी बीच-बीच में शांत रहने लगा। कोलाहल रहता था, फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस था। पिताजी का नेचर थोड़ा-सा जिद वैसा था, एग्रेसिव टाइप का था, मम्मी भी एग्रेसिव थीं।
तो घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह काफ़ी होता रहता था, और वो बीच-बीच में पढ़ाई-वढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था, उस चक्कर में कलेश और बढ़ जाता था, और घूमता-फिरता भी रहता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे ही माँ-बाप तो परेशान होंगे ही ऐसी औलाद से। लेकिन अब जब भाग्य में यही लिखा के लाए थे, तो ये होना ही था, ये भी कुछ नहीं हो सकता। हर माँ-बाप चाहता है कि बच्चा बहुत बढ़िया जगह पहुँचे, लेकिन बच्चा पहुँचता वहीं है जहाँ उसका नसीब होता है। तो ये सब कुछ चलता रहा, घर में कलेह-कलेश भी बीच में बहुत चलता रहता है, लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैं साधना बढ़ा देता तो कलेश और बढ़ जाता है, साधना हल्की कर देता तो कलेश कम हो जाता है। तो ये भी एक नया फैक्टर समझ में आया। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सबके साथ होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप साधना बढ़ा दें, तो आस-पास की परिस्थितियाँ और टाइट होने लग जाती हैं। सबके साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साधना छोड़ दी जाए। कुछ अंदर था जो लगातार साधना के लिए फिर भी प्रेरित करता रहा। परिस्थितियाँ बड़ी विषम हुई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई, पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि साधना की वजह से नहीं, लगता ही नहीं था। और चीज़ों में इंटरेस्ट था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। और नॉलेज में इंटरेस्ट था, लेकिन जो क्या कहते हैं, डिग्री वाली शिक्षा होती है, इसमें इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। मजबूरी थी कि करना है, दौड़ लगी हुई है, सब कर रहे हैं, घर वालों का प्रेशर है, तो इसलिए करना है, तो कर रहे थे। अच्छा, ये सब कुछ चलता रहा। कुछ एक अनुभव मैं बता देता हूँ जो हुए उस दौरान में। मैंने ये अनुभव पहले भी बताया है कि कुड़िया घाट करके लखनऊ में एक जगह पड़ती है, ये गोमती नदी के किनारे। तो नारायण दत्त श्रीमाली जी का जन्मदिन था उस दिन। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी-जल्दी घटनाओं को कवर कर दूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालाँकि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन्हीं के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ जो मुझे सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर से। उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, और उनको ही ध्यान में रखते हुए संबोधन कर रहा हूँ दरअसल। तो अगर किसी की भावनाएँ आहत होती हैं, तो मुझे अफ़सोस होगा उसके लिए। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं होगी कि किसी को आहत करने के लिए कोई बात कहूँ। तो हुआ ये कि मैं वहाँ गया हुआ था, मई में होता है जन्मदिन शायद उनका। शायद क्या, मई में ही होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से। काफ़ी पहले की बात है चूँकि ये, तो लगभग मिड मई के आस-पास का समय है मेरे ख़्याल से। शायद 10 से 30 मई के बीच का समय होगा, 10 से 20-25 मई के आस-पास का। अब जो श्रीमाली जी को फ़ॉलो करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट ध्यान नहीं है। गर्मी थी भयंकर, और मैं टेंट के किनारे बैठा हुआ था, और टेंट में भी धूप पड़ रही थी, मई का महीना था। अब अच्छा, उस टाइम साधना बड़ी जाबड़ कर रहा था मैं, तो बड़ा तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। और उन्हीं दिनों श्री उनकी योगानंद जी की किताब भी पढ़ ली थी, तो वो वाली बात भी थी दिमाग में कि प्रार्थना करने से जो है मतलब पूरी हो जाती है, अगर आपकी साधना में ताकत है। तो मैं बैठ गया, आँखें चढ़ा के 20 मिनट बैठा रहा कि जो है बादल हो जाए और बारिश होने लगे। गर्मी बहुत भीषण थी, तो 20 मिनट तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। बाहर देखा, निकला, वैसे ही धूप भयंकर, और पसीना टपक रहा है, वही बड़ी बुरी हालत थी गर्मी से। बाहर निकला, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय मेरे पास में, स्प्लेंडर उठाई, कुड़िया घाट से मैं आया हज़रतगंज चौराहे तक। शायद 3-4 किलोमीटर या ऐसे ही कुछ फ़ासला होगा, क्योंकि मैं उधर कम जाता हूँ, तो फ़ासला आज भी मुझे नहीं पता कितना है। बहुत कभी बीसियों साल हो गए गया नहीं, जब कुड़िया घाट लास्ट टाइम गया था तभी गया था, तब से आज तक नहीं गया। बस आइडिया का लोकेशन है कि यहाँ कहीं आस-पास है। तो वहाँ से हज़रतगंज चौराहे तक आया मैं, और मैंने देखा कि आसमान में 1-2 काले बादल दिखाई दिए मुझे। उस वक़्त तक भी स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन वहाँ से जब चारबाग पहुँचा, तो मौसम में बदली हो गई थी, और चारबाग से अपने घर पहुँचा, जो कि करीब 9 किलोमीटर है, तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बैठ के एनालाइज़ किया, और जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं हो, लेकिन एक साधक के तौर पे मैं ये मानना चाहूँगा कि ये प्रार्थना की वजह से ही हुआ था। तो ये एक एक्सपीरियंस था, और इस तरह का फिर कई बार हुआ, बारिश वाला एक्सपीरियंस तो कई बार हुआ। आँधी चल रही है, भयंकर मंत्र करने लग गए, आँधी रुक गई उसी वक़्त। कोहरा नहीं है, कोहरा करवा दिया, कोहरा हो गया, कोहरा छँटवा दिया। ये सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब ये सब करामातों में ध्यान दें, क्योंकि ये सब एक्चुअली बेवकूफ़ी है देखा जाए तो। लेकिन हुआ है, सामने होते हुए देखा है उन सब चीज़ों को। आँधी चलते हुए देखी है, आँधी नहीं चल रही है, आँधी चलने लगी मंत्र करने से, अगर इच्छा है तो। तो ये सब कुछ होते हुए देखा, तो इसकी वजह से विश्वास बढ़ता चला गया धीरे-धीरे। एक और प्रोमिनेंट चीज़ हुई थी, तब मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर था। हाँ, 2 गाड़ियाँ थी मतलब घर में, एक बजाज चेतक स्कूटर था, एक स्प्लेंडर थी। तो चेतक पुराना हो गया था, तब स्प्लेंडर ली थी, लेकिन वो कभी-कभार चलता रहता था। तो स्कूटर से जा रहा था, यहीं कृष्णनगर थाना पड़ता है पास में। मैं क्रॉस ही करने वाला था रोड, तभी एकदम से कान में आवाज़ आई, एक्सीडेंट होने वाला है।
और मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ा, ना जाने कहाँ से साइकिल वाला अपोज़िट साइड से आया और मेरे से भिड़ के दूर उछल के गिरा जाके। तो मैं वहाँ से निकल लिया तुरंत, क्योंकि यहाँ पे मतलब अपने जो यूपी है या इस तरह की जगह हैं, वहाँ पे पीट-पाट देते हैं, एक्सीडेंट हो जाए आपसे, ये कोई नहीं देखता है कि तुम्हारी गलती है कि नहीं गलती है, मौके पे फँस गए तो कुट जाओगे। तो मैं निकल लिया, लेकिन बाद में हिम्मत मतलब मन नहीं माना, तो कपड़े चेंज करके फिर मैं साइकिल-वाइकिल लेके गया वहाँ पे, देखा जाके तो पता चला कि चोट-वोट लग गई थी लड़के की, लेकिन ऐसा कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर इसके बाद धीरे-धीरे काफ़ी कुछ होने लग गया। मन के हिसाब से काफ़ी चीज़ें होने लग गईं। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मेरे हाथ में आ गया था, वरना तो फिर सब कुछ, हर इंसान बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दो तो वो काटेगा ही, वो ऐसा नहीं, उससे कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेगा। तो कुदरत आपको तभी देती है जब आप उस लायक हो जाते हो, सक्षम आपको तभी बनाती है जब आप उस लायक होते हो, वरना ऐसे नहीं। तो उतना सक्षम बना दिया था कि मेरे लेवल पे काफ़ी कुछ महसूस होने लग गया था और मेरे अहम को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ हो गया था ज़िंदगी में। खैर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद से लखनऊ से मैं दिल्ली चला गया कुछ सालों में। दिल्ली गया, फिर शादी-वादी हो गई, बच्चे हो गए, कॉल सेंटर की नौकरी थी, ओवरनाइट शिफ्ट होती थी, रात को 10 बजे, मतलब कोई फिक्स ही नहीं रहता था। दोपहर 12 बजे की भी शिफ्ट हो रही है, शाम को 4 बजे की भी हो रही है, रात को 9 बजे की भी हो रही है, रात को साढ़े 11 की भी हो रही है, रात को ढाई की भी हो रही है, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन 3-4 साल कॉलिंग प्रोफाइल में रहने के बाद में और उस ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ हुआ। मतलब मुझे याद है एक इंसिडेंट था, जब पहला कॉल सेंटर मैंने जॉइन किया था, तो वहाँ पर मैं पहले दिन बैठा हुआ था, इंट्रोडक्शन हो रहा था हम लोगों का, रात में 12 बजे के आसपास की बात है। उद्योग विहार में पड़ता है ये कॉल सेंटर, नाम तो मुझे याद नहीं है, छोटा-सा कॉल सेंटर था। तो पहली जॉब के लिए गया हुआ था तब। तो वहाँ पर बैठा हुआ था, टेबल पे हम 10-12 लोग बैठे थे, मेरा जब नंबर आया तो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। हॉबी-वॉबी पूछी तो मतलब उसमें बताना ही होता है, पूछ ही गया। तो मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन करना पसंद है मुझे, वही एक हॉबी है मेरी। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लेता हूँ। तो बोले मेडिटेशन से क्या तुम्हें? मैं कहा मैं कुछ चीज़ें सेंस कर सकता हूँ आस-पास की, मेडिटेशन से ये फ़र्क पड़ जाता है। तो जो टीम लीडर था वो कहने लगा कि यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने कहा हाँ, बता सकता हूँ। कहता कितनी देर लोगे? मैंने कहा 5-6 मिनट। आँखें बंद की तो मुझे एक गोरी सी लंबी लड़की दिखाई दी और मैं समझ गया क्या था। मैंने तुरंत आँखें खोली, मैंने बताया उसको, मैंने कहा एक लंबी सी लड़की है, गोरी सी, और वो अक्सर आती है रात को यहाँ पे। अब गोरी सी लंबी सी लड़की है, मतलब कि वो स्पिरिट थी एक्चुअली, वो मुझे दिख गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर असली में दिख जाए तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन वो चूँकि थर्ड आई पे दिखी तो इतना कोई उससे फ़ियर-वियर नहीं लगता, थर्ड आई पे फ़ियर नहीं लगता देखने में। वास्तव में दिख जाए तो डर लगेगा ही लगेगा, कोई भी चीज़ हो, आदमी क्या, क्योंकि बॉडी तो सेंस कर लेती है ना चीज़ों को। बॉडी तो अफ़्रेड है, बॉडी तो इसीलिए ट्रेन्ड है ना कि आप फ़ियर से आपको डर लगे। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी चीज़ है और पीछे एक पेड़ पड़ता है बड़े पत्तों वाला, वहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। फिर मुझे पता चला कि वाक़ई में वहाँ पे सीन ऐसा ही था। तो वो फिर, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे, इस घटना की वजह से लोग मुझे वहाँ उतना मानने लग गए कि एक्चुअली वो 2-3 महीने जो मैंने वहाँ पे काम किया वो काफ़ी ईज़ी हो गया। सुपरवाइज़र का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था। काम तो करना ही पड़ता था, देखिए काम का प्रेशर तो था ही, लेकिन एक जो मेंटल प्रेशर होता है साथ में, वो मेंटल प्रेशर कहीं न कहीं नहीं था। नए हो के हिसाब से उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया उन लोगों ने मेरे को। वो 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद और अच्छी जगह पे पहुँच गया। वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो नोएडा की एक कंपनी है, मैं उसमें था, बड़ी फ़र्म है। अ, वहाँ पर जब हुआ तो वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो जैसे कि एक लेडी थी, वो मुझसे बात कर रही थी, तो उनसे बात करते-करते ही मुझे उनके हस्बैंड का पूरा हुलिया नज़र आने लग गया। तो मैंने बताया ऐसे-ऐसे दिखते हैं, दाँतों में गैप है बीच में, हेल्दी सा शरीर है थोड़ा। तो वो बताया, फिर उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया, आज़ादपुर रहती थी दिल्ली में। उनके हस्बैंड वैसे ही थे, उन्होंने मुझे हवन करने के लिए बुलाया था। हवन-ववन मैं करता नहीं हूँ, स्पेशली सिर्फ़ एक ही बार उनके लिए ही किया था मैंने। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह था, उसके लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैं करने गया था। और तब मतलब छुट्टे-साँड़े वाला हिसाब-किताब था, किसी ने कहीं भी बुला दिया, कुछ भी बोल दिया, तो वहाँ पे कर लेता था जाके, अब वो सब नहीं करता मैं। अब बिल्कुल सिर्फ़ एक ही पर्पज़ रहता है, अगर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है अजपजा, तो उसको सिखा देता हूँ, बाकी और कामों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे किसी प्रकार की ख्याति मिले उनमें, या वो सब काम करूँ मैं। कोई ये समझना चाहे कि कुछ नहीं आता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उन सब चीज़ों से अब मामला हट चुका है। पहले अहंकार की यात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो अहंकार पुष्ट हो रहा था, तो अहंकार पुष्टि के साथ-साथ दिखाना भी था कि हाँ, अहंकार मतलब मैं कुछ हूँ, तो इसलिए वो काम भी करता था। अब नहीं करता है, तो वो पीछे उठ चुका है मामला। ऐसे ही एक लड़का था वहाँ पे काम करता था साथ में, उसके साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो मुझे उसका घर दिखाई दिया बैठे-बैठे ही। एक बच्चा दिखाई दिया, घर का फॉर्मेट किस तरह का वो दिखाई दिया, वो सब कुछ मैंने उसको बताया, तो वो भी हक्का-बक्का रह गया, कहता कि हाँ, है तो सब कुछ ऐसा ही। ये एक सीन हुआ। उसके बाद मैंने एक घटना बताई थी बाबा हरदयाल सिंह वाली, जो सिख गुरु थे। उनके एक शिष्य थे, उनके तो शिष्य नहीं, शायद उनके शिष्यों का शिष्य रहा होगा, जो मेरे साथ काम करता था लड़का। उसने मुझे बताया, तो मैं वहाँ दीक्षा लेने गया, पालम में उनका आश्रम था। उसने मुझे बताया कि रवि यहाँ चले जाना, यहाँ से तुमको, तो वो मुझे दीक्षा देने जा रहे थे बाबा जी, जो वहाँ पे आश्रम में मतलब हेड थे, और वो हरदयाल सिंह जी के शिष्य थे। बाबा हरदयाल सिंह जी का एक्सीडेंट में अभी उनका इंतकाल हो गया था, पिछले कुछ साल हुए। तो वो मुझे दीक्षा देने जा रहे थे, तभी मैं आंख बंद करके बैठ गया। मैं भी बड़ा अहंकार में हुआ करता था, साधना का बड़ा दम्भ था उस टाइम पे। कुल मिला के मैं गया तो था, एक प्रकार से आपको सही कहूँ तो परीक्षा ही लेने गया था उनकी भी, कि देखें ये भी क्या चीज़ है, हमसे ज़्यादा पढ़े हैं क्या। तो कुछ हिसाब किताब ही ऐसा था कि साधना बहुत ज़्यादा करता था, 10 घंटे 12 घंटे साधना करता था। अब उस 10 घंटे 12 घंटे साधना करना मतलब कि ये नहीं है कि मैं बैठ के आसन लगा के बैठा रहता था, मतलब जाप करता रहता था बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मेरी साधना में जाप और मंत्र दोनों का हिसाब किताब था, श्वास और मंत्र का। तो वो लगातार चला करता था, चाहे हालात कुछ भी हों, वो चला करता था। तो वो मुझे कहने जा रहे थे, दीक्षा देने जा रहे थे, दीक्षा देने ही जा रहे थे, तभी मैं बैठ गया, तो मुझे शिव पार्वती जी के दर्शन हुए, और बाबा हरदयाल सिंह जी जो है मुझे मृत अवस्था में दिखाई दिए। तो मैंने उनसे बोला कि आपके गुरुजी अब शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, ज़िम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते अच्छा ठीक है, ज़िम्मेदारी तो लेंगे ही। फिर मैंने दीक्षा ली नहीं उनसे। दीक्षा तो एक बहाना था एक्चुअली, कहीं न कहीं मैं अपना ही बड़प्पन दिखाने गया था उनको। तो वो हो गया। इस तरह की घटनाएँ फिर होती रही हैं एक-एक करके। कई सारे इवेंट्स हुए। एक बार एक बंदे के ऊपर कोई चक्कर-वक्कर था, उसने मुझसे शेयर किया, हम भी आ गए शेखी में। हमने कहा ठीक है, मैं देख लूँगा। अब उसके पास जो चीज़ थी वो बड़ी तगड़ी थी, साधना उस हिसाब की थी नहीं। घर पे लेटा हुआ था मैं, तो सोया, उसने खींच के उठा के मुझे बेड से अलग डाल दिया। उस दिन से मैंने सोच लिया कि भैया इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बेवकूफ़ी वाले काम हैं। इसके लिए ये एक देखिए, मेडिटेशन एक अलग साइंस है, और ठीक है, मेडिटेशन से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अंतःस्थल में झाँक सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये अंतःस्थल में झाँकने की साइंस है, और ये जो इस तरह का सुपरनैचुरल साइंस जो है, ये एक डॉक्टरी समझ लीजिए एक तरीके से। मतलब ये पर्टिकुलर डॉक्टर होना चाहिए इसका। ये स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिट साइंस है, इसके मास्टर्स अलग होते हैं। वो तांत्रिक हो गए या ये लोग हो गए, ये लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेडिटेशन वाला आदमी करने लग जाएगा तो ठीक नहीं है उसके लिए। और चूँकि मैं एक पारिवारिक व्यक्ति भी हूँ, तो ये सब चीज़ें फिर धीरे-धीरे समझ में आ गई कि ये सब नहीं करना है मेरे को, और ना ही मैं करता हूँ। बिल्कुल स्पष्ट बता दूँ मैं कि इन सब चीज़ों में मैं हाथ नहीं डालता। मैं मेडिटेशन सिखा सकता हूँ, मैं अच्छी हेल्थ के लिए आपको प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन अगर बीमारी पहले से है, तो बीमारी के लिए आपको अपना उपाय ढूँढना होगा। जो फैक्ट बात है, वो एकदम मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर मेडिटेशन आप करते रहेंगे, तो स्थिति वहीं पे स्टेबल बनी रहेगी, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर बीमारी भी है, तो उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, वहीं पे बनी रहेगी। लेकिन उसको निकालने का अगर कैंसर हो गया शरीर में, तो निकालने का पर्पज़, वो कैंसर बढ़ेगा नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो कैंसर, अगर आप साधना करते रहोगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन उस कैंसर को निकालने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चलता रहा, साधना भी चलती रही। फिर ऊपर वाले की दया से प्रमोशन हो गया मेरा। फिर आया मैं गुड़गाँव। जॉब पहले भी गुड़गाँव में ही कर रहा था, बस कंपनी नोएडा की थी। तो मेरा पूरा करियर जो है वो गुड़गाँव में ही बेस्ड रहा है एक्चुअली। तो गुड़गाँव में, लेकिन मतलब तब टोल के पास आ गया, पहले अंदर था सोना रोड पे, और इधर था जिधर एमएक्स पड़ती है, अगर कुछ लोग जानते हों, अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्डिंग जिधर पड़ती हैं अब, उसी रोड पे वर्टेक्स बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे था पहले।
गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। व्यक्तिगत लेवल पे और भी एक्सपीरियंसेस हुए, मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कि ये सब कुछ इसी ड्यूरेशन में चलता रहा। शादी भी हो गई थी, आना जाना चलता भी रहता था। तो एक बार मैं कैब में बैठ के आ रहा था, तो मैंने देखा कि मैं अपने सामने से बैठ के अपने आप को देख रहा हूँ। एकदम से सरप्राइज़ हो गया मैं, ये क्या है? फिर ये इवेंट कई बार हुआ मेरे साथ में कि मैं अपने आप को ही अपने सामने से बैठ के देख रहा था। थोड़ा-थोड़ा स्कैरी भी थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे आदत पड़ती गई। फिर एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, एक दिन मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हुआ, शाम को 4 बजे के आस-पास कैब आनी थी और शायद 5 बजे कैब आनी थी। कैब वाले ने मुझे जल्दी फ़ोन कर दिया कि भैया आ रहे हैं। तो हम भी खाली ही बैठे हुए थे, वाइफ़ से बोला कि मैं जा रहा हूँ। वाइफ़ आई गेट तक छोड़ने, वो छोड़ के चली गईं। अच्छा, तब तक ध्यान की मस्ती आने लग गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा मस्ती आने लग गई थी। पूरे शरीर में गुदगुदी होती थी, शरीर हल्का रहने लग गया था, रुई की तरह हल्का रहने लग गया था और शरीर से दूरी स्थापित होने लगी थी धीरे-धीरे। शारीरिक तल पे चीज़ें घट रही थी। तो मैं खड़ा हुआ गेट के पास और एकदम से मस्ती की रौं आ गई और पाँव के अंगूठे से लेके और एकदम से शरीर हल्का होता चला गया ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक और सर के टिप तक। और एकदम रुई की तरह हल्का हो गया मैं। और इतनी गुदगुदी पूरे शरीर में, इतनी गुदगुदी, इतना आनंद, ऐसा लगता फट जाऊँगा मस्ती के मारे। उसी स्टेट में करीब 45 मिनट मैं खड़ा रहा और मज़े की बात देखिए, उस दिन कैब भी लेट आई। फ़ोन उसने जल्दी कर दिया और मतलब फ़ोन तो टाइम से किया था, लेकिन कैब लेट आई, करीब 40-45 मिनट लेट आई। 45 मिनट मुझे ऐसे लगे जैसे अभी कुछ क्षण बीते हैं। 2, 4, 10 मिनट बहुत ज़्यादा। इतनी मस्ती में यूँ करके ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ हूँ। खड़ा रहा, खड़ा रहा। फिर ऑफ़िस पहुँचा। शरीर बिल्कुल गायब हो रखा है, शरीर की अनुभूति नहीं हो रही है। ऊपर गया, तो जिस प्रोजेक्ट पे जैसे हम काम करते थे, तो एक ही प्रोजेक्ट पे 4-5 लोग होते थे, तो काफ़ी बैकअप रह जाता था। तो मैंने उस दिन दोस्तों से कह दिया कि यार मेरा मन नहीं है आज काम करने का ज़्यादा। गया कैफ़ेटेरिया में बैठा जाके, अच्छा खासा बड़ा कैफ़ेटेरिया, एक बार में 200-300 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, इतना बड़ा तो कम से कम था ही। चाय बन मक्खन लिया मैंने, मुझे बड़ा पसंद था चाय बन मक्खन। लिया, बैठा, खाया और एकदम से मेरा एक्सपेंशन हो गया। लूसी पिक्चर किसी ने देखी हो तो वो जो फ्लाइट में होती है और एकदम से पार्टिकल बन के उड़ जाती है। मतलब मैं उसको कोरिलेट करके बता रहा हूँ। बाद में जब वो पिक्चर देखी जाके मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ऐसे ही तो मेरे साथ हुआ था। एकदम से पार्टिकल जैसे उड़ा जा रहा हूँ और पूरे कैफेटेरिया में छा गया मैं। अंदर जो लोग चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर चल रहे हैं। उनकी वेव्स मुझसे टकरा रही हैं, उनकी जो लाइटनिंग वेव्स, ऐसा लग रहा है कि वो मॉलिक्यूलर बॉडीज़ चल रही हैं और मुझसे टकरा रही हैं, उनकी एनर्जीज़ टकरा रही हैं। बहुत अच्छा लगा। उस दिन कई घंटे तक मैं लगभग ऐसी स्थिति में बना रहा। इसके बाद एक समस्या ये हुई कि मेरा शरीर जो है, एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगी और शरीर गायब रहने लगा। पहले थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रहता था, फिर ज़्यादा देर के लिए रहने लगा। घंटा, 2-2 घंटा शरीर ही ना पता चले है कि नहीं है। कोई डरने-घबराने वाली बात नहीं है। मतलब 2-4 बार होगा, आप अगली बार के लिए यूज़्ड टू हो जाओगे। फिर 2-4 बार होगा, फिर आप अगली बार के लिए यूज़्ड टू हो जाओगे। धीरे-धीरे जो नया लेवल आता जा रहा होगा, आप उसके लिए तैयार होते जा रहे होंगे। ठीक है? तो ये होता रहा, फिर ये 4-4, 5-5 घंटे रहने लगा। मुझे याद है, ये भी 1-2 घटनाएँ मैंने शेयर की हैं कि मेरी वाइफ़ जो है 2-3 महीने के लिए गाँव चली गई थी। मेरी बेटी काफ़ी वीक हो गई थी, तो दिल्ली में शरीर नहीं पनप रहा था उसका, तो उसको ससुराल भेज दिया मैंने वाइफ़ के साथ में, तो 2-3 महीने वो गाँव में थी। तो 3-4 महीने बाद शायद जो है वाइफ़ वापस लेके आई, तो बेटी भी काफ़ी हेल्दी हो चुकी थी उस वक़्त तक और वो 2 दाँत उसके सामने के निकले थे चूहे जैसे। और मैं रात की शिफ्ट करके गया 12 बजे उन लोगों को पिक करने। लखनऊ से ट्रेन आती है, 12-1-2 बजे तक आ जाती है दिल्ली, गोमती। तो चूँकि इनके गाँव से होती हुई वही ट्रेन आती है, तो ये लोग उसी ट्रेन से आए। अब भैया बेटी, मैं 1.5-2 घंटे पहले ही स्टेट में उतर गया। इतनी एक्सटेसी शरीर में,
मैं रेलवे के पुल पे खड़ा हुआ हूँ ऊपर, ऐसा लग रहा है पुल पे चलने वाले लोग मेरे अंदर से जा रहे हैं निकल निकल के, और एकदम शरीर फैला हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो आंखें हैं वहाँ वाली आंखों से नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मेरा पूरा शरीर ही आंखें हो गया है। शरीर का पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ दिखाई दिखाई पड़ रहा है, अपना पता नहीं चल रहा है। नीचे उतरा जाके, तभी ट्रेन रुकी आके, धीरे 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 हो रही थी। बेटी ने देखा, पहचान लिया मुझे, वहीं से बाय करने लगी वो 2 दांत दिखा के। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत आनंदित हुआ। फिर वाइफ निकल के आई, बच्चों को पिक किया, घर गया। तो एक वो इंसिडेंट था, बहुत एक्सटेसी थी उस इवेंट में। और गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। ऑफिस में मन नहीं लगता, जो 2-4 दोस्त बनाए भी थे, उनके साथ सत्संग की चर्चा करता रहता बैठा बैठा। लोग बेवकूफ़ी समझते होंगे, जाहिर सी बात है, कॉल सेंटर में कौन सत्संग करता है, लेकिन हम करते थे, काफ़ी समय किया। हाँ, बातें सुन के वहाँ के लोग ज़रूर बेवकूफ़ कहते होंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग लेवल की बातें होती हैं। अच्छी और बुरी का बात नहीं कहूँगा, लेकिन टोटल मटेरियलिज्म होता है उन बातों में। और हम दरअसल गलत जगह पे पहुँच गए थे, लेकिन भाग्य को जहाँ से रोटी लिखानी होती है वहीं से देता है। तो ये कैफेटेरिया वाला इंसिडेंट हो गया, बेटी वाली घटना मैंने बताई आपको। घटना क्या, मतलब वो एक छोटा-सा प्लेज़ेंट इवेंट था। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरा शरीर इतना गायब रहने लगा कि मैं बस में जाऊँ, मेट्रो में जाऊँ, मुझे शरीर पता ना चले। और प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही थी, बट प्रैक्टिकली, मतलब लॉजिकल माइंड जब बीच में आ जाएगा कि यार शरीर नहीं पता चल रहा है, कुछ हो जाएगा, तो मन-मन में प्रार्थना किया करूँ कि मुझे कुछ हो ना। बीच-बीच में जब बहुत ज़्यादा हो जाए, एनर्जी ना बर्दाश्त हो। लोग ऑफ़िस में कहने लग गए मुझसे, जो क्लोज़्ड वन्स थे मेरे, कहते भैया भंड हो रखे हो क्या, कुछ लगा रखा है? लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, फिज़िकली वास्तविकता में इतना नशा होने लग गया, इतना नशा होने लग गया, और इतनी एक्सटेसी, इतना आनंद कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए कई बार। 3-3 4-4 घंटे मैं एक ही मुद्रा में बैठा रहता। ऐसे बैठा हूँ तो ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा, इसी बीच में फिर ये समय बीत गया काफ़ी, और ये सब कुछ चलता रहा। एक इवेंट और हुआ, जैसे कि इवेंट तो बहुत सारे हैं, पर इतने याद नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक दोस्त था, वो भी अध्यात्म में था, तो एक रात वो आया मेरे यहाँ पे, छुट्टी थी हम लोगों की। बोले रवि सर आप ही के यहाँ रुकते हैं, आज बातचीत करेंगे पूरी रात बैठ के अध्यात्म की। तो बोले ऐसा करते हैं तो कि खाने पीने का आइटम लेके दुकान से रख लेते हैं आके, तो रात भर आराम से खाते पीते रहेंगे, अपना बातचीत करते रहेंगे। अब इतनी भयंकर तरीके से एनर्जीज मल्टीप्लाई हो गई हम दोनों की, कि जब तक हम दुकान पे पहुंचे तो वो भी भंड और मैं भी भंड एनर्जी से। दुकान पे बैठ गए तो उठे ना चुके। दुकान के बाहर हम लोग फ्लोर पे बैठे हुए ज़मीन पे, आधा घंटे बैठे रहे, तब जाके एनर्जी सबसाइड हुई, तब हम जहाँ से उठ पाए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हुई मेरे साथ। जब इतना आगे आ गया, तो धीरे धीरे मौत का भय हावी होने लगा। मन का खेल है सारा, फंसा दिया मन ने।
सिक्योरिटी का कंसर्न दिमाग में आ गया, बच्चे छोटे हैं, वाइफ है, आगे पीछे हो है नहीं कोई, क्योंकि शायद आप लोगों को बताया था मैंने, काफ़ी लोगों को पता है कि 2016 में मेरे मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए थे। भाई है एक, वो मतलब नहीं रखता है उतना, उसका नेचर थोड़ा अलग तरीके का है। तो हर एक का अपना स्वभाव है, परमात्मा उसमें परमात्मा का दिया हुआ है। तो किसी का स्वभाव अलग होने से तो दुश्मनी ही नहीं हो सकती। बस ठीक है, कोई मतलब नहीं रखता तो हम भी नहीं रखते, मौका पड़ जाता है तो वो बातचीत कर लेता है, हम भी कर लेते हैं। मृत्यु का भय हावी होने लग गया दिमाग पे, और वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। और इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, आपको बताऊं कि मेरे लिए 1-1.5 साल नरक हो गया तकरीबन। मैं अगर लिफ्ट तक में पाँव रख देता तो मुझे डर लगता कि लिफ्ट नीचे गिर जाएगी। ये भय इतना आता चला गया मानसिक तल पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ किसी और फॉर्म में हो सकता है। भय आता ज़रूर है, और वो भय आपको फेस करना होता है। इसी को जब मैंने काफ़ी लंबा समय तक ऐसा फेस किया, तो मुझे याद आया कि ओशो ने कहा था कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे अगर आप अकेले चल रहे हैं तो कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे अगर आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है तो आप बहुत गहरे अंधेरे में भटक सकते हैं। और हाँ, 2016 में गुरुजी ने भी शरीर छोड़ दिया था, तो कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं रहा। और मुझे याद है जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था तो हम लखनऊ में जो 4-5 लोग थे, सभी को सपना दिया था। मुझे भी एक स्वप्न दिया था। मुझसे उन्होंने बोला कि बेटा क्या चाहिए? तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो जाएँ बस। क्योंकि हमें ये न्यूज़ मिली थी पहले कि उनकी तबीयत ख़राब थी, वो सर गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट थे। गुरुजी शरीर छोड़ दिए थे। उसके बाद आश्रम भी जाना छूट ही गया। गुरुजी के रहने तक मैं आश्रम गया, उसके बाद मैं आश्रम नहीं गया। और मेरे साथी हैं वो जाते रहे, बीच-बीच में अभी भी चले जाते हैं, लेकिन मेरा जाने का दिल नहीं किया गुरुजी के जाने के बाद में। तो गुरुजी ने भी शरीर छोड़ दिया था। अच्छा, साधना लगातार चलती रही, साधना में कोई कमी नहीं हुई। भय वगैरह ज़रूर हावी हो गए, कुछ तबीयत भी खराब रहने लगी, तो डुअलिटी हो गई दरअसल। एक तरफ शरीर परेशान कर रहा था, मन परेशान कर रहा था, और दूसरी तरफ साधना से आनंद मिल रहा था। अब ये थोड़ा-सा मतलब अजीब हो गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। शरीर के तल पे इतना भय बैठता जा रहा है कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, लगता है मौत हो जाएगी मेरी। और डर बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना ट्रेन में बैठूँ तो हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसा लग रहा है कि मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मुझे कोई खींच रहा है। बस में बैठ रहा हूँ तो चक्कर आ रहा है, बस में बैठ के लग रहा है अभी मर जाऊँगा। मेट्रो में बैठ रहा हूँ तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। और फ्लाइट में बैठ रहा हूँ तो डर लग रहा है। फ्लाइट में शुरू में नॉर्मल जर्नी करता तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में फ्लाइट में भी डर लगने लगा। वो फ्लाइट में जो लोग जाते हैं जानते हैं कि हल्का-हल्का सा झटका लगता रहता है, ऐसे-ऐसे होती रहती है फ्लाइट। उतने में ही मेरी जान सूख जाती थी। फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो मेरी जान सूख जाए, या नीचे उतर रही है तो जान सूख जाए। तो हर चीज़ से डर रहने लगा। किसी के मिलने मिलाने तक से मुझे डर लगने लगा, इतना घबराहट होने लगी। लेकिन फिर अंतर्प्रेरणा हुई कि मुझे सरेंडर करना होगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भूल के मुझे सरेंडर करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और वही हुआ, मैंने सरेंडर कर दिया है कि अब अगर मौत आनी है तो आ जाए, मैं तैयार हूँ। जब बच्चों का भविष्य, जब मेरे पिताजी मेरे भविष्य की श्योरिटी नहीं ले सके, तो मैं अपने बच्चों की भविष्य की श्योरिटी कैसे ले सकता हूँ? मन में ही आत्मदर्शन आया कि बच्चे अपना भविष्य लेके आएँ, अपना जीवन लेके आएँ, जो किस्मत लेके आया उसको मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले। तो अगर वो सुख लेके आए हैं और मेरे माध्यम से सुख मिलना है तो मैं जीवित रहूँगा, और मेरे माध्यम से ही अगर तकलीफ़ लेके आए हैं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही पत्नी के संदर्भ में बात आई। जब इस तरह का हो गया तो मैंने पाया कि मैं वापस अपनी स्थिति में आ गया और मौत का भय समाप्त हो गया। मौत का भय भी समाप्त हो गया और फ़ियरलेस भी हो गया उसके बाद। उसके बाद डर नहीं रहा। देखिए, सामाजिक रूप से तो डर हर एक को होता है। मरना कोई भी नहीं चाहेगा, ना ये चाहेगा कि आपका परिवार कोई संकट में आए, ना आपसे जुड़े लोग संकट में आए। लेकिन एक अपने लिए जो थी, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के लिए फ़ियरलेसनेस आ गई कि आओ भैया गला काट दो आके मेरा।
वैसी फियरलेसनेस नहीं, ये एक ऐसी फियरलेसनेस है जो अपने लिए आ गई कि अपनी मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हुई, ये सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये उन लोगों के लिए है जो 5 साल से साधना कर रहे हैं और जो जानना चाहते हैं, जिनको मैंने नहीं बताया कभी कि मेरा साक्षात्कार कैसे घटित हुआ। तो काफ़ी अरसा हो गया इस बात को। हुआ कुछ यूँ कि दरअसल मैं साधना में बहुत अच्छी पीक पे पहुँच गया था, बहुत अच्छी पीक पे। ये अमृत रस झरने लग गया था, सहस्त्र कमल जो होता है वहाँ पर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी। वो खुलने की पूरी फीलिंग आने लग गई थी, पूरा पता चलता था कि खुल गया है। और बहुत सारी चीज़ें दर्शन होने लग गए थे, बहुत बहुत कुछ दिखने लग गया था, बहुत कुछ हो गया था। जैसे कि कुछ एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने 2017 में यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किए, तो हाँ, थोड़ा-सा इस विषय में भी बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली 17 में जब वीडियो बनाना शुरू किए थे, तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं लोगों के दिलों में आध्यात्मिक जो अ, जिज्ञासा है वो पैदा करूँ। और 2 उद्देश्य थे, एक तो मुझे ये अच्छा लगता था करना, अध्यात्म के बारे में बात करना। दूसरा सोचा था कि यूट्यूब पे वीडियो बनेंगे, कुछ पैसा-वैसा आ जाएगा, घर की माली हालत अच्छी होगी। ख़ैर ऊपर वाले ने सुन ली, ऐसा हुआ भी। थोड़ा माली हालत ठीक होना शुरू हो गई जब वीडियो बनना शुरू हो गए। तो यूट्यूब से तो पैसा नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी ऊपर वाले की वज़ह से मेरे ऊपर आ गई कि लोगों ने मुझसे साधना लेना शुरू कर दी। तो जिसकी जो इच्छा होती थी दे जाता था। हालाँकि अब मैं फ़ीस लेता हूँ, पहले नहीं लेता था, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि मैंने पाया कि जितने लोग मुझे पैसा दे के साधना ले गए, उन्होंने तो साधना की, मेहनत से की। लेकिन जिसको भी मैंने फ्री में दिया या बोल दिया कि जो देना हो दे दो, उसने साधना की नहीं ठीक से। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो अल्टीमेटली अब चाहे एक ही आदमी आए साल भर में लेने, लेकिन मैं देता हूँ फ़ीस के साथ ही, अब ऐसे नहीं देता दीक्षा। तो हाँ, हुआ क्या कि फिर मतलब थोड़ा स्थितियाँ ठीक हो गई मेरी, कुछ पैसा-वैसा आने लग गया। और वही बात है कि जिस आदमी के पास 40-50 हज़ार रुपए महीने आ रहा हो और 10-20 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा आने लग जाएँ, तो उसका हिसाब-किताब वो संतुष्ट हो जाएगा। तो मैं भी संतुष्ट था। और शुरू में मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी को दीक्षा-वीक्षा दूँगा, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे बने। मुझे याद है तरुण जी थे सबसे पहले राजस्थान से एक लड़का था, उसने हालाँकि दीक्षा नहीं दी, लेकिन उसने सबसे पहले संपर्क किया था दीक्षा के लिए। उसके बाद तरुण जी थे, ये अपना पटियाला से शायद, या पठानकोट से, जहाँ तक है पठानकोट से। उन्होंने संपर्क किया था और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद तो फिर कुछ गिनती नहीं है मेरे ख़्याल से, कुछ नहीं तो अभी तक 4000 लोगों ने दीक्षा ले ली होगी। 4000 तो ले ही होंगे कम से कम, हाँ। उसके बाद लोग आते रहे, दीक्षा लेते रहे, आते रहे, दीक्षा लेते रहे, लेकिन बहुत लंबे समय तक, ये तो फ़ीस लेना मैंने अभी शुरू किया है। बहुत-बहुत लंबे समय तक लोगों को मैं ऐसे ही दीक्षा देता रहा कि भैया जिसको जो समझ में आए दे दो, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इन 4 सालों में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ज़्यादातर लोगों के साथ में, जिन्होंने ऐसे ही दीक्षा ली, उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिंसियरली, मतलब गिनती पे, उँगलियों पे गिने जा सकते हैं, जिन्होंने मतलब अगर पैसे नहीं दिए और साधना की हो। तो इसलिए अब मैं उस बारे में बदल चुका हूँ। किसी को कीमत कोई देता है तो उसकी वैल्यू करता है, बिना कीमत के कोई वैल्यू नहीं करता। हाँ, तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, जैसे कोई साधक आया मेरे पास में बैठा हुआ है, तो मुझे उसके इष्ट देव के दर्शन हो जाते थे तुरंत। मैं उनसे पूछ लेता था आपके इष्ट देव ये हैं। 100% केस में सही निकला है। एक कपल आए थे, वो कहीं और दीक्षा ले रखे थे पहले, अवधूत शिवानंद से ले रखे थे। आए होंगे चेक वेक करने, आ गए। तो जैसे ही वो बैठे आके, वैसे ही मुझे माता जी के दर्शन हुए, दुर्गा जी के। तो मैंने कहा कि आप में से दुर्गा जी का आराध्य कौन है? तो उन्होंने बताया, वो मेरे मुँह की तरफ देखने लग गईं। इसी तरह से एक उत्तम नगर से मास्टर साहब थे, वो आए। वो जैसे ही बैठे आके, तो मुझे कृष्ण जी के दर्शन होते रहे बहुत देर तक। 1 घंटे तक मैं उनसे पूछता रहा कि मुझे कृष्ण जी के दर्शन क्यों हो रहे हैं आपके आस-पास? वो कहते हैं मुझे कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है। बट अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने बताया कि अभी वो कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे कृष्ण जी के दर्शन करने, और उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई थी कृष्ण जी की, और उसी पेंटिंग के मुझे दर्शन हो रहे थे। फिर मुझे याद है राजकुमार जी हैं सागरपुर से,
वो बैठे आके तो मुझे विष्णु जी के दर्शन हो रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो विष्णु जी के आराधना करते हैं। अशोक जी हैं, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, इस वक़्त 70 के आस-पास एज होगी उनकी। तो बहुत ही सिंसियर आदमी है, उनके जैसा सिंसियर आदमी मैंने नहीं देखा अभी तक, सच कहूँ तो, और ज़बान के बहुत पक्के हैं। अशोक जी जब आए तो मैंने देखा कि उनके पास, वो दिल्ली में आए थे मेरे पास मिलने के लिए पहली बार। तो मैंने देखा कि 6-7 शक्तियाँ और उनके साथ पीछे-पीछे आ रही हैं। और मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये हो सकता है गुरुजी, क्योंकि वो भी एक राम भक्त गुरुजी थे, उनको मानते थे और उनकी साधना करते रहे काफ़ी टाइम तक। अभी भी वो चित्रकूट रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत ही परिपक्व व्यक्तित्व, साधनात्मक रूप से भी बहुत परिपक्व। इस तरह से एक नहीं, पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार हुआ। एक घटना और है। एक साधक हैं, वो मेरे एक साधक थे रोहिणी में, वो अपने साथ किसी को लेके आए। तो वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे और वो व्यक्ति जो है मेरे गुरुजी को और गुरु भाइयों को और काफ़ी लोगों को वो जानते थे। तो अप्रैल-मई का महीना था मेरे ख्याल से, मार्च का महीना था शायद, गर्मी शुरू हो गई थी दिल्ली में काफ़ी, मार्च-अप्रैल का महीना होगा। कूलर चल रहा था, एक छोटा-सा कूलर लगा हुआ था, तो पसीना-वसीना, गर्मी-वर्मी, लेकिन वो बैठे आके। तो वो जब बैठे हैं मेरे पास में, मैं आँखें बंद करके बैठा तो सामने जो है पूर्णानंद जी आ गए। बिल्कुल मुझे विज़िबली साफ-साफ दिख रहा है और उनको भी आभास हो गया, वो साधक थे अच्छे। और मुझे कुछ आम के वृक्ष वगैरह दिखाई दिए, एक आश्रम दिखाई दिया। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूर्णानंद जी आए थे। तो उससे पहले वो मुझसे काफ़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे। फिर वो शांत बैठे रहे और उस कमरे में एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि 8-9 लोग हम लोग बैठे हुए थे। तो सब जैसे भंड हो जाते हैं ना, कोई नशा करके बैठे हों, इस तरीके से बैठ गए, एकदम सन्नाटा छा गया कमरे में। ये एक इवेंट था। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए। कई लोग जो एनर्जी के पारखी हैं, वो बैठते थे आके तो उनका ये माथा टप-टप करने लगता है तुरंत बैठ के मेरे साथ में। तो इसमें मैं कोई अपना योगदान नहीं लेता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप सही गुरु के पास जाएँगे जिसने अपना मंत्र जागृत कर रखा है, तो आपको उसके पास सेंसेशन होने लगेगा, आपका ब्रह्मरंध्र टपटपाने लगेगा या फिर ये एनर्जी टपटपाने लगेगी यहाँ पर। और जो लोग साधना करते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि आप जब किसी माहौल में जाएँ, तो अचानक कई बार शक्ति जब ऊपर चढ़ने को होती है, तो यहाँ पे खिंचाव होने लगता है, ये टप-टप होने लगती है, ये टप-टप आने लगता है, ठीक है? या आपको कुछ बॉडी एकदम से हल्की हो जाएगी, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आँखों में पानी आ जाना, ठीक है? एक ही स्थिति में लगातार बैठे रहने का मन करना, कुछ खास व्यंजनों के प्रति खास आकर्षण होना या फिर छूट जाना, एकदम से बॉडी में कुछ फीलिंग्स बढ़ जाना और कुछ फीलिंग्स का बिल्कुल लोप हो जाना, उसमें सेक्सुअलिटी भी हो सकती है, एंगर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों का अचानक बढ़ जाना और अचानक ही इन चीज़ों का घट भी जाना, ये सब कुछ भी हो जाता है, ठीक है? नफ़रत भी बढ़ सकती है, चिंता भी बढ़ सकती है, डिप्रेशन भी बढ़ सकता है, ये सब कुछ बढ़ भी जाता है और अचानक घट भी जाता है, तो ये सब कुछ भी होता है। तो ये सब तो हो गई अन्य बातें, या क्या-क्या चीज़ें होती थीं, वो बातें। मुख्य बिंदु जो मैं बताना चाहता था, अपने साधना का लास्ट चरण, जो चौथा चरण था, 5 वर्ष पूर्व शायद, समय एग्ज़ैक्टली याद नहीं मेरे को। हुआ क्या कि मैं उस वक़्त पढ़ भी बहुत, तब तक जो है मतलब लोगों को दीक्षा देना तो बाद में शुरू हुआ, तब तक काफ़ी कुछ मैं पढ़ चुका था। इंटरेस्ट, क्योंकि जब परिपक्व हो जाता है व्यक्ति तो फिर परिपक्वता भी उसी हिसाब से आती है, तो ओशो को भी पढ़ चुका था, रमण महर्षि को पढ़ चुका था, ये क्या कहते हैं, एकार्ट टोले को भी पढ़ चुका था, मूसी को पढ़ चुका था, सबको देख सुन चुका था। एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। लेकिन एक काम नहीं हो रहा था, ये जो मन पीछे चलता रहता है ना, चट, 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 ये जो विचार फेंकता रहता है मशीन की तरह, ये विचार नहीं बंद हो रहे थे। और इतना ज़रूर हो गया था कि एनर्जी में मुझे विचारों का होना ना होना कोई प्रभाव नहीं डल रहा था। लेकिन फिर भी इनका होना था। ये अपना मैकेनिज़्म काम कर रहा था। और मुझे जो समझ में आता है कि ये मन, मैं अपने साधकों से भी एक बार बोल चुका हूँ और वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मन है ना, ये सीसीटीवी
की तरह काम करता है, बिल्कुल बचपन से लेके जवानी तक या जब तक हम जिस भी अवस्था में हैं, ये सीसीटीवी रिकॉर्डर की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है, विजुअल भी रिकॉर्ड करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। और समस्या ये है कि ये फिर उसी को प्ले करता रहता है लगातार। पहली बात तो ये लगातार प्ले होता रहता है 24 घंटे, जब तक हम होश में रहते हैं ये लगातार कुछ ना कुछ बजाता ही रहता है। और मजे की बात यह है कि वो चीज़ें ज़्यादा बजाता है जो चीज़ें हमारे दिल के पास रही होती हैं, दिल के करीब होती हैं। वो उनसे हमें या तो चिढ़ होगी उन बातों से, या फिर उन बातों से हमें अच्छा लगता होगा। मतलब किसी लड़की के साथ सुखद याद है, किसी संबंध के प्रति आपकी सुखद याद है, जहाँ जहाँ मान सम्मान मिला, लोगों ने अच्छा कहा आपके बारे में, जो आपने एंजॉय किया, या फिर जहाँ जहाँ आपका तिरस्कार हुआ, आपसे घृणा हुई, आपको चोट पहुंची, वो सब कुछ आपको वही चीज़ें ये बार बार रिप्ले करता रहता है मन, उनको ज़्यादा उठा उठा के रिप्ले करता रहता है, और उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी में हमारा भाव फंसा रहता है। तो अल्टीमेटली ये परेशान तो कर ही रहा है, आपको एनर्जी बढ़ गई, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये परेशान तो कर रहा है। तो मेरे साथ देखिए बहुत यूनिक चीज़ हुई। ये मुझे लगता है आज के समय में कम लोगों के साथ होता होगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ होगा किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ हुआ और बहुत ज़बरदस्त हुआ। मतलब ये बहुत अच्छा था। मुझे एक बात पकड़ में आ गई इन साधुओं की, इन सब ने कहा है कि पापा जी कहते थे, हरिलाल पूंजा जो लखनऊ वाले थे, इनके क्या कहते हैं, मूजी के गुरु और रमन महर्षि के शिष्य, ये कहते थे कि द प्लेस विच यू आर सीकिंग इज द प्लेस वे यू आर सीकिंग फ्रॉम। जिस जगह को आप तलाश रहे हो ये वही जगह है जहां आप खड़े हुए हो। रमन महर्षि भी कहते थे कि एनलाइटमेंट अभी उपलब्ध है, तत्क्षण उपलब्ध है। ओशो ने भी ये बात कही, मूजी भी कहते हैं ये बात, एकार्ट टोले भी ये बात कहते हैं, रमन महर्षि, निसर्ग दत्त, जिसको आप देखो वो यही बात कहते हैं कि एनलाइटमेंट जो है अभी उपलब्ध है। मेरे मन में ये बात बहुत घर कर गई कि जब अभी उपलब्ध है तो अब और सालों के लिए क्यों इंतजार किया जाए। और अगर ये लोग कह रहे हैं, बुद्धा ने भी कहा कि एनलाइटमेंट अवेलेबल नाउ, ठीक है, जो भी इस रास्ते के पथिक हुए उन्होंने कहा कि एनलाइटमेंट अभी अवेलेबल है, साक्षात्कार अभी अवेलेबल है, बस हम जान नहीं पाते। तो मेरे मन में ये आया कि इसको टेस्ट करूंगा मैं, अगर ऐसा है तो इसकी मैं परीक्षा लूंगा। और बड़े मजे की बात बताऊं, एक दिन मैं एक रात बैठा, पहले तो मन शांत करने की कोशिश करता रहा कई बार कि मैं विचार नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ये, क्योंकि वो भी एक विचार बन जाता है कि मैं विचार नहीं करूंगा। मैं एक दिन बैठा कि आज रात अगर ये वाकई में एनलाइटनमेंट होता है और अभी अवेलेबल है, तो आज रात को मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त करके रहूंगा। ये विचार करके एक रात में बैठा, मैं बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा, 15-20 मिनट, और मैंने सोचा कि मैं निर्विचार होकर बैठूंगा, बिल्कुल कोशिश की बैठने की। लेकिन तभी अंदर से प्रेरणा जागी, एक अंतर प्रेरणा एक और आई करीब 20 मिनट बैठने के बाद, कि ये मन फिर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये कह रहा है कि आज रात मैं लेके रहूंगा, मतलब ये आज रात की पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि आज रात तक तो तुम्हें फंसाए रहेगा। बाबाओं ने तो ये कहा है ना कि अभी उपलब्ध है, तो आज रात भर क्यों। मैंने कहा ये भी बात सही है, ये एक बड़ी जबरदस्त प्रेरणा है। और यकीन मानिए, जब ये मन की चालाकी मुझे समझ में आ गई, उसके बाद मैं लेट गया बेड पे, आंखें बंद कर ली, लेट गया और बिल्कुल निर्विचार कर दिया अपने आप को। और आई एम की जो फीलिंग होती है, मैं हूं, या इजनेस की जो फीलिंग होती है, सिर्फ मेरा होना, ये विचार भी नहीं कि मैं हूं या कुछ, सिर्फ वो जो होने का भाव होता है। या मान लीजिए आपके कोई थप्पड़ मार दे जोर से, तो वो जो चटाक से पड़ने के बाद और दर्द होने से पहले की जो बीच की फीलिंग होती है, उस फीलिंग में रहना, उस फीलिंग में मैं टिक गया। और कुछ कुदरत की दया ऐसी हुई कि करीब
15 से 20 मिनट मैं उसी स्थिति में पड़ा रहा। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। 15 से 20 मिनट बाद जब उस स्टेट से मैं बाहर आया, उस स्थिति से बाहर निकला, क्योंकि वो 20 मिनट के आसपास ही मैं उस स्थिति में रह सका, मुझे लगा कि कुछ बदल गया है मेरे भीतर। पहले मैं पहचान नहीं पाया कि क्या बदला है। फिर थोड़ा सा गौर किया कि मेरे अंदर विचार क्यों नहीं आ रहे हैं। वो जो चट 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 यहां से बोलता रहता है, चटर पटर, जो लगातार कोई ना कोई विचार फेंकता रहता है, कोई विचार क्यों नहीं आ रहा। मैं 5 मिनट ऑब्जर्व किया, 10 मिनट आधा घंटा हो गया, कोई विचार नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर मुझे श्योर हो गया कि कुछ तो बदला है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम ही साचा, दूजो न कोई, मेरे राम। करते करते मुझे 3 दिन बीत गए और 3 दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं आया। 3 दिन बाद एक कहीं छोटा सा विचार दिमाग में कुकुरमुत्ते की तरह कौंधा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि पूरे दिन में कुछ विचार आए बीच बीच में, लेकिन मैंने ये पाया कि इनमें अब वो ताकत नहीं रही थी मुझे परेशान करने वाली, मुझे इन्वॉल्व करने वाली, मुझे घसीट ले जाने वाली, अपने आप में शामिल कर ले जाने वाली, कि ये लो सब्जेक्ट फेंका और तुम सब्जेक्ट में कूद गए, तुमने लड़ना शुरू कर दिया और फिर ये तुमको खींच के तुम्हारी एनर्जी इसने बर्बाद कर दी। ये ताकत वो खो चुका था। और उसके बाद जो परम शांति की अनुभूति मुझे हुई है, देयर इज नो वे टू एक्सप्रेस इट। शायद कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए शांति की बातें की जाती हैं, शांति को बता कोई नहीं सकता। अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान हो तुम। द प्लेस विच यू आर सीकिंग इज द प्लेस यू आर सीकिंग फ्रॉम। जिस जगह को तुम तलाश रहे हो, ये जगह वही है जहां तुम खड़े हो। अजपा जब साधना में, सिद्धाश्रम से आई हुई साधना में, महाअवतार बाबा जी द्वारा प्रचारित की गई साधना में कोई दीक्षा प्राप्त करना चाहे तो वो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकता है। नंबर नीचे दिया होगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता कि इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज जो साधक आए थे वो मुझसे रिक्वेस्ट कर गए हैं कि गुरुजी आप बीच बीच में कभी कभार ही सही एक आध वीडियो डाल दिया करिए, आपके वीडियो से इनके सुकून मिलता है। आपका सम्मान रखने के लिए, मान रखने के लिए जो लोग मुझे आज भी सुनते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं या मुझे सुनना चाहते हैं, मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉमिसेस मैं रख नहीं पाता हूँ। हाँ, हफ्ते में सही एक वीडियो डाल दिया करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती।